विधायक जी की गाड़ी आती है तो उसको एमएसपी पे जाती है, आम किसान की गाड़ी आती है तो उससे 150 रुपया 130 रुपया बोरी एक्स्ट्रा मांगा जाता है। आपने वो बात कही है जिसको हर आदमी जानता है लेकिन कहने से कतराता है। तो सौदा किसानों का हो जाएगा, बोर्ड बाहर सरकार का लगा रहेगा कानूनों का। तो देश की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो ये किसान संगठन डिमांड करें या न बने करें, सरकार उस सीएससीपी से जो डिसाइडेड प्राइस है उस प्राइस पे हर एक किसान को गारंटी करना चाहिए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एम जे खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया वतन समाचार से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से किसान आंदोलन के तीसरा पड़ाव सामने आया है जंतर मंतर पे, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? किसान पानी में हैं और सरकार आरोप है कि सो रही। देखिए, पिछले 6 महीने से शायद 20 जनवरी को आखिरी दौर की बातचीत हुई थी। उसके बाद से एक डेडलॉक की सिचुएशन रही है, जिसमें कोई सीरियस इनिशिएटिव न तो सरकार की तरफ से थी और न किसान की तरफ से। लेकिन इसमें लेना सरकार को ही क्यों? किसान तो इस तलाश में है कि सरकार से बातचीत कंटिन्यू करे, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मीडिया में पोस्चरिंग ज़्यादा होती थी दोनों तरफ से बातचीत के लिए। किसानों ने एक थोड़ा-सा एक क्रिटिकल पॉइंट विन कर लिया सरकार पे, खुद अपनी तरफ से चिट्ठी लिख के कि भाई हम तैयार हैं, आप बताएं कमाएं कहाँ हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अगर रिटर्न कम्युनिकेशन चला जाता कि भाई इस तारीख को आइए, यहाँ आइए, फिर अगर किसान रिस्पॉन्ड नहीं करता तो किसान पे जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी। तो एक तरीके से किसान का पैशंस जो था, एक धैर्य, वो जा रहा था, खत्म हो रहा था कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं। गर्मियां भी निकल गई, शिद्दत की गर्मी निकल गई, बारिश चल रही है, जोरदार बारिश हो रही है। तो इन सारी, और उससे पहले जो विंटर्स थी वो बहुत ही, जो होता है खतरनाक। दिल्ली का, तो वो तीनों सीजन्स उन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस कर चुके हैं। तो अब उनका ये था, अगर चुपचाप बैठे हैं बॉर्डर्स पे तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है और नयापन कोई नहीं आ रहा है, तो मीडिया की तरफ से भी कोई कवरेज नहीं है। तो उनके विजडम में किसानों को ये लगा कि भाई ये पब्लिक पोस्चरिंग से आगे बढ़ने की जरूरत है और जिसमें हमको हरकत करना है तो शायद उसमें कुछ बरकत हो। तो उस हरकत करने का एक फैसले के तहत उनको लगा मानसून सेशन जो शुरू हो रहा है ये सबसे बढ़िया है। इस दौरान दिल्ली की तरफ कूच करो, या तो पुलिस लाठी बरसाएगी, तब हमको फुटेज मिलेगी, तब देश का एक तरीके से अटेंशन आएगा, या अलाउ करेगी तो फिर हम आके यहाँ बैठेंगे। जब बैठेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी थोड़ा मुद्दा ज्यादा उठाएंगी। तो सर पे आके जब आदमी बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है उसका एक असर जाता है। तो वो हुआ भी असर, पॉलिटिकल पार्टी ने भी उठाना शुरू किया और मीडिया ने भी दोबारा से कैमरा इन पे लगाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। एक जमाना था जब चावल गेहूं जो है, चावल 7 रुपए किलो हुआ करता था, तो मजदूरी उस जमाने में 2 रुपए थी। और आज चावल 17, 18, 20, 22 रुपए है और मजदूरी 300 रुपए। किसान क्या करे? देखिए, कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें बढ़ोतरी हुई है, तेजी से बढ़े हैं। अब उसमें लेबर कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन सारे फैक्टर्स जो हैं वो डबल नहीं हुए, उनकी कॉस्ट डबल नहीं हुई है। अब जैसे बिजली की कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन फर्टिलाइजर नहीं उतना बढ़ा है, पेस्टिसाइड उतना नहीं बढ़ा, सीड उतना नहीं बढ़ा, लेकिन कहीं ना ट्रैक्टर पे कहीं, आपने हाँ, कहीं क्या? ना कहीं डीजल बढ़ा है। तो कुछ चीजें बढ़ी हैं, कुछ नहीं बढ़ी हैं। अब जो दूनी आय करने की बात है, 2022 तक प्रोडक्शन के हिसाब से तो दूनी किसी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि जो एवरेज ग्रोथ है एग्रीकल्चर का वो 2.5% के आसपास है साल दर साल। अब हो सकती है तो दो तरीके से, एक कि प्राइसेस बढ़ा दिए जाएं। अगर कोई पैदावार 100 किलो ही हो रही है, आज उसको 100 रुपया मिल रहा है, कल को अगर 150 हो जाए तो 50% बढ़ गया किसानों का आमदनी। 200 रुपया प्राइस कर दिया तो 2 गुना हो जाएगा। तो एक तो प्राइस बढ़ा के हो सकता है, दूसरा जो वैल्यू एडिशन हो सकता है, जो एक मूल्य संवर्धन फसलों में या पैदावार में या प्रोडक्ट्स में हो सकता है। और तीसरा है एग्री बिजनेस से शुरू करें कि उसी हिस्से में उतना ही पैदावार हो, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए ताकि उसका प्राइस ज्यादा निकल के आए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक सोची समझी एक पॉलिसी रही कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाए और इनसे जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो इंडस्ट्री का पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट आता है, तो उससे किसान को फायदा आएगा। लेकिन
किसानों ने यहाँ पे सवालिया निशान लगा रखा है बहुत सारे फैक्टर्स को लेके, वो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट के रोल को लेके या जो मार्केटिंग के जो ग्रास रूट लेवल पे जो ग्राउंड पे जो इसका मंडी एक सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको लेके, या प्राइवेट मंडीज आएंगी और सरकारी मंडीज दोनों के बीच का जो कंपटीशन होगा उसमें किसको ज़्यादा फेवर मिल रहा है, किसको ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है वो। तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारी फिर एक ग्रीन बेल्ट रिवोल्यूशन, जो एक ग्रीन बेल्ट है जहाँ पे एक माना जा रहा है कि जो हरित क्रांति का जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसानों की एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी ये है कि ट्रेडिशनली उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम में अपना एक प्लेस ऑफ प्रेस्टीज बनाया था, वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है। तो वो अपना वो चाह रहे हैं कि उनको वही इज्जत का मुकाम हो और वही उनकी एक तरीके से गारंटीड और एक्स्ट्रा इनकम हो। बदलते वक्त में मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों को इसमें बदलाव की जरूरत है। डॉक्टर साहब ठीक है, आप कह रहे हैं किसानों को बदलाव की जरूरत है। देश की एक बड़ी आबादी कृषि पे डिपेंड है और एक किसान अगर 20 बीघे की खेती करता है तो बमुश्किल तमाम साल में वो 2 लाख रुपए बचा पाता है, बमुश्किल तमाम। चाहे वो गेहूं की खेती करे या धान की खेती करे, बच्चे को क्या पढ़ाएगा, क्या खाएगा, क्या फीस जमा करेगा, क्या शादी ब्याह करेगा, करेगा क्या? मेरी समझ से आपने तो बहुत बढ़ा के बताया है। 20 बीघे पर अगर 1 लाख बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख भी नहीं बचेगा, क्यों? आज की तारीख में कोई 6,000 रुपया बीघा साल में चल रहा है, तो अगर 20 बीघा है तो 1,20,000 रुपये, अगर वो कुछ नहीं अपना लागत लगाता तो 1,20,000 रुपये टोटल आमदनी होती है उसकी। तो अगर बहुत ही बढ़िया खेती करेगा तो कुछ बढ़ सकता है, और रिस्क आ जाएंगे तो हो सकता है घट सकता है। तो मोटा मोटा मान के चलो, अगर 20 बीघा वाला किसान है और ये मान के चलो कि 85% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लेटर से एवरेज में 10 बीघा जमीन है। तो 10 बीघा जमीन का मतलब है 60,000 रुपये साल का। तो बहुत ज्यादा नहीं, 5,000 रुपये महीने है। तो जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा है। अब आपका सवाल जो है वो ये है कि कैसे इसमें आदमी अपने खर्चे उठाए, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां। ये बात सही है कि मुश्किल की का मामला है और इसमें सरकार की तरफ से पहल जो है ही, साथ ही साथ किसानों को भी एक बाजार से जुड़ने का बेहतर तरीके से, और नई फसलों का जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो उसको कैलकुलेटेड रिस्क में जाने की जरूरत पड़ेगी। किसान कह रहा है कि आप लाख लाख करोड़ रुपया लोगों का माफ कर देते हैं, आप किसी को लोन दे देते हैं और डिफॉल्टर घोषित हो जाता है, हमारे साथ वो मामला क्यों नहीं कर रहे हैं अगर आप हमारे साथ नरम हैं? देखिए, टाइम टू टाइम कुछ कर्जे एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में माफ किया था, आई एम सॉरी 2009 में माफ किया था इलेक्शन से पहले, और उसका फायदा भी हुआ था। कांग्रेस गवर्नमेंट 50 सीटें बढ़ा के जीत के आई थी और उसका काफी हद तक माना जा रहा था ये जो कर्जा माफी है इसका इसमें योगदान रहा है। अभी राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, उत्तर प्रदेश में भी किया था 2017 में। तो राज्य सरकारों ने, महाराष्ट्र सरकार ने किया है टाइम टू टाइम, लेकिन वो एक अस्थाई समाधान जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो ये बात सही है कि अगर सब्सिडी की जो कैलकुलेशन होती है, वो इंडिया जो है वो बहुत कम कंट्रीज में ऐसी है जिसमें माइनस सब्सिडी यानी जीरो सब्सिडी से भी कम सब्सिडी है किसानों को, जब वो इंटरनेशनल जो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये कैलकुलेशन के जो सिस्टम है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस चीज का रोल नहीं है कि डब्ल्यूटीओ की वजह से हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस चीज का रोल ज्यादा है कि भारत सरकार के पास फिजिकल उतनी कैपेसिटी है और क्या पॉलिटिकल एक तरीके से डिसीजन है इस पे किसानों को सपोर्ट करने का। अगर है तो सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के प्रोविजंस के तहत इंडिया परमिटेड है अभी बढ़ाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किन मदों में बढ़ाए ताकि किसान को फायदा भी हो और साथ ही साथ में उसको एक तरीके से इनकम भी बढ़े। तो ये जो 2,000 रुपये हर तिमाही पे देने का है, 6,000 रुपये साल में, 72,000 करोड़ के आसपास का एक सरकार खर्च कर रही है। मुझे लगता है ये पॉलिटिकली तो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि किसान के मोबाइल में जब एसएमएस आता है 2,000 मिलने का तो खुश हो जाता है। लेकिन कृषि को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करने का और किसान की सस्टेनेबल निरंतर एक अच्छी आय होती चली जाए, उसके नजरिए से कि वो बहुत बढ़िया डिसीजन नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए रादर कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है और एग्रीकल्चर में जो वैल्यू एडिशन की है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंटर पॉइंट हो सकता है कि भाई जब हम लॉज बनाए, अगर ये लॉज इम्प्लीमेंट हो तो शायद उसमें बेहतरी हो। ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं हम एक कॉल ऑफ से दूर हैं और एक कॉल आने में आज तक जो है तकरीबन साल भर से ऊपर का प्रोटेस्ट हो गया, तो ये आखिर ये किसानों के तय गंभीरता क्या दर्शाती है केंद्र? मुझे लगता है एक डेडलॉक की सिचुएशन है जिसमें जो स्टेटेड पोजीशंस है दोनों साइड्स की वो है वहां पे।
तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई एक साथ बैठ के फिर से देखें कि भाई अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन से कहाँ पे निगोशिएट करके बात बनती है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सीरियस तौर पे ऑथोराइज्ड बैक चैनल डिप्लोमेसी करके देख लें, जहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आने की जरूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चूंकि मिनिस्टर से बात होती है तो उनका एक अपना व्यू पॉइंट है किसानों के बारे में रीड करने का, और किसानों का अपना व्यू पॉइंट है जब अकेले में बात होती है तो उनको जो सोच है वो भी सामने आती है। तो दोनों में वो दूरी बनी हुई है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक शायद ऐसी ही सिचुएशन बनी रहे, लेकिन देश के लिए अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि जो इमेज जा रही है दुनिया में वो जा रही है किसान यहाँ पे संसद के इतने नजदीक बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के पार्ट पे रिजिडिटी है, ऐसा मैसेज जा रहा है या नहीं है वो देखने की बात है। जिस तरह से बंगाल का इलेक्शन हुआ और माना जा रहा है कि किसानों का मुद्दा भी काफी कोविड के साथ इसमें काफी अहम रहा, तो क्या आपको लगता है, आप तो यूपी से भी आते हैं और पॉलिटिक्स को आप बहुत करीब से देखते हैं, सभी दलों के पॉलिटिक्स को, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को ये काफी डैमेज करेगा, क्योंकि अब किसान कह रहा है कि हम लखनऊ भी जाएंगे और देख लेंगे क्या होता है? मैं पॉलिटिकल नफा नुकसान पे भी नहीं जाता हूँ, कुछ सेकंड के लिए मैं बात करता हूँ कि अ, किसानों के एजिटेशन की डायरेक्शन क्या हो या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की पे अगर कमेंट करना हो तो उसका नफा नुकसान क्या है, अगर उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को खास करके किसानों को रीच आउट इस टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में इलेक्शन होना है जिसकी प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश सरकार के मुखिया पे आती है। अगर किसान का असंतोष ये माना जाए इलेक्शन के बाद में, अगर बीजेपी इलेक्शन लूज करती है और इलेक्शन के बाद ये एनालिसिस आता है किसानों का गुस्सा कहीं ना कहीं बीजेपी के हारने का कारण बना, अगर बीजेपी हारती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया पर भी इसकी जिम्मेदारी चली जाएगी कि आप प्रदेश में जब किसान आंदोलन बढ़ रहा था तो आपने अपने लेवल पे डील क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे सेंट्रल लीडरशिप बच जाएगी। इसलिए बच जाएगी क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप का भले ही टेक्निकली जिम्मेदारी बनती हो लेकिन पॉलिटिकली जिम्मेदारी बनती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं देश में। तो उत्तर प्रदेश में कितना किसान असर डालेगा, लेकिन एक चीज तो क्लियर मान लीजिए कि 2017 वाला केक वॉक बीजेपी के लिए नहीं होगा, 2022 डिफरेंट बॉल गेम होगा। बीजेपी सरकार बना पाती या नहीं बना पाती वो तो फरवरी 2022 में पता चलेगा, लेकिन आज के वक्त में सामाजिक तौर पर भी उस तरीके का मामला नहीं बन रहा है, और किसानों की जिम्मेदारी, जो किसानों का जो गुस्सा एजिटेशन है, ये अगर लखनऊ में बढ़ता है जिसके पूरे इम्कानात हैं, तो मुझे लगता है इसका भी नेगेटिव असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। फाइनल कमेंट, किसानों को क्या मशवरा आप देना चाहेंगे कि किस तरह से वो डील करें, ताकि कम से कम जिस मुद्दे के लिए सर्दी बरसात जाड़ा सब में वो लोग बेचारे स्ट्रगल किए हैं, तो किस तरह से उनके मसले का, समस्या का समाधान? मुझे लगता है अगर किसानों के नज़रिए से मुझे किसानों को सलाह देनी चाहिए तो मैं कहूँगा जो अब तक जिन्होंने जिस तरीके से कंडक्ट किया है, मुझे लगता है इंटेलिजेंट सलाहकार उनके पास हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक पोस्चरिंग का भी कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं, और जिस अपॉर्चुनिटी से उनको बेहतर मीडिया कवरेज हो सके, बेहतर देश का अटेंशन जा सके, वो रणनीति के हिसाब से कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सलाहकार किसानों के आज की तारीख में हैं। हमारी जो बात होती है किसान संगठनों से करीब सभी से जुड़े रहे हैं, संघ बॉर्डर पे भी जाते हैं, तो एक लिमिटेड मुद्दे पे बात होती है कि अगर सरकार के साथ बात करना है तो मिनिमम क्या एग्रीमेंट हो सकता है। अब आपका बात आता है कि क्या रास्ता निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कदम दोनों की तरफ से आगे चलने का रास्ता बनता है। किसानों की तरफ से एक कदम यह है कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की जिद के बजाय जो उनके फायदे का उसमें सौदा है उन तीनों दुकानों में वो रखवा लें, तो सौदा किसानों का हो जाएगा, बोर्ड बाहर सरकार का लगा रहेगा कानूनों का, तो किसान को नुकसान नहीं है, क्योंकि बोर्ड किसका लगा उससे फर्क नहीं पड़ता, सौदा किसका रखा है, किसके काम का, वो फायदे का है मामला है। तो एक तो ये हो गया, तो जिसमें किसानों को एक कदम पीछे हटना चाहिए, जिद से वापस होना चाहिए। दूसरा, जहां सरकार को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए वो एमएसपी का है। एमएसपी पे देश मोरली जिम्मेदार है, नैतिक तौर पे, कि अगर किसानों को सीएससीपी ने अगर कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1500 रुपये है और सरकार 1800 दे रही है, लेकिन अगर 90% किसानों को 1500 के बजाय 1200 मिल रहे हैं तो उन तो फायदे बजाय नुकसान में जा रहे हैं। तो देश की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो ये किसान संगठन डिमांड करें या न बने करें, सरकार उस सीएससीपी से जो डिसाइडेड प्राइस है उस प्राइस पे हर एक किसान को गारंटी करना चाहिए। अब हो कैसे सकता है गारंटी, को सरकार की तरफ से आता भी हम तो नहीं खरीद सकते हैं, तो खरीदने की बात नहीं है, बात यह है कि मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस डिक्लेयर कर दे जिसको रिजर्व प्राइस कहते हैं, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा।
इनफॉर्मल सेक्टर उसके नीचे भी खरीदेगा। गांव में हमने आपसे खरीद लिया कम पैसे में, हमारी आपकी सहमति है, सरकार उसमें नहीं आएगी, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है, जो बड़े कारपोरेट्स हैं, वो नीचे नहीं खरीद पाएंगे। तो उससे किसान को एक तरीके से प्राइस मार्केट का वो मिलने लगेगा जिसकी किसान एक तरीके से हकदार है। डॉक्टर साहब, आप एक ब्रीफ में बताएं, इस साल जैसे हमने देखा कि यूपी में हम खुद गेहूं के मौसम में थे और हमने वहां पे देखा कि एमएसपी के बावजूद अधिकारी कह रहे हैं कि आप 150 रुपया बोरा हमें एक्स्ट्रा दीजिए तब हम एमएसपी पे खरीदेंगे। आप किसान क्या करे, बेचे क्या करे? विधायक जी की गाड़ी आती है तो उसको एमएसपी पे जाती है, आम किसान की गाड़ी आती है तो उससे 150 रुपया 130 रुपया बोरी एक्स्ट्रा मांगा जाता है और उसको जो है बैंक के खाते में एमएसपी वाला ट्रांसफर किया जाता है ताकि सरकार को ये मैसेज जाए कि एमएसपी पे गया है, और बाबू अलग से जो है 150 रुपया बोरी ले चुका होता है। आपने वो बात कही है जिसको हर आदमी जानता है लेकिन कहने से कतराता है। मीडिया के लोग ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे जाके ग्राउंड की रियल स्टोरी नहीं जानते, लेकिन वहां से आने के बाद मीडिया पे इन अल्फाजों में क्लियर तरीके से कोई मीडिया वाला नहीं कह पाता है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड पे जो सच्चाई है, जो आप बयान कर रहे हो, उस सच्चाई को मीडिया के भी लोग जानते हैं, सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं, और किसान तो जानता ही जानता है कि रिकॉर्ड तो दर्ज हो रहा है, एमएसपी पे खरीदारी हो रही, लेकिन उसमें 2-2, 3-3 सौ रुपये क्विंटल की रिश्वत चल रही है। लाइन में एक बार खराब हो जाएगा, उसका क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग के नाम पर बता देते हैं आपका तो खराब माल है, तो आप 300 रुपये कम में बेचो, ये 300 रुपये मुझे दे दीजिए, हम पेमेंट आपको पूरा कर देंगे। ये आम तौर पे बड़े पैमाने प्रैक्टिस है। तो जो 7% किसानों को माना जा रहा है एमएसपी मिलती है, एक्चुअली उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि उनको भी मिलती है कि नहीं। पंजाब में ये कम है क्योंकि वहां किसान संगठित है, लड़ पड़ेगा। हरियाणा में किसान संगठित है, लड़ पड़ेगा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किसान संगठित है, वो ये नहीं होने देगा। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बड़े पैमाने पर या तो किसान को एमएसपी मिलती ही नहीं है, खरीदारी केंद्र नहीं वहां पे, या है तो वहां पे मिल बांट के अफसरों पे, नेताओं के बीच में ये खेल चलता है, जिस खेल की तरफ आपने इशारा किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।